स्क्रीन दिख रही है आपको? यस। कल मैं आपको सॉलिड क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने 6 पॉइंट लिखा दिए थे। ये पॉइंट लिख लिए थे आपने अपनी अपनी कॉपी में? जी। जी सर। ठीक है, कुछ पॉइंट इसमें रह गए थे, पहले हम उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 7 लिखिएगा आप। हम पढ़ रहे थे ना कि किस तरीके से आप क्रिस्टल और एमोर्फस सॉलिड्स की पहचान करते हैं, ठीक है? उसमें आपका पॉइंट नंबर 7 है, वो लिखिएगा। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन अगर इनकी बात की जाए तो दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। दे डू नॉट हैव शार्प एमपी। 8वें नंबर पर बात करेंगे। बॉन्डिंग स्ट्रेंथ आर आइडेंटिकल थ्रू आउट द सॉलिड। यानी कि जो आपका स्ट्रक्चर है ना, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, उन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कैसी रहेगी? आइडेंटिकल रहेगी। तो वो लिखिएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ आइडेंट आर आइडेंटिकल, ये लिख लेना सिर्फ। आइडेंटिकल इन सॉलिड। 8 पे लिखिएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ में वेरी। बॉन्ड स्ट्रेंथ में वेरी। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब है ना, स्ट्रक्चर देखोगे तो अलग अलग जगह पर इक्वल बॉन्ड है एक क्रिस्टल के अंदर। तो जब जो शेप है ना, वो प्रॉपर डिफाइन है। हर एक मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल से अटैच्ड है, तो वो 6 के 6 मॉलिक्यूल आपके सिमिलर बॉन्ड शो करेंगे। और सिमिलर बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा? स्ट्रक्चर वेल डिफाइन है, तो आपका जो फोर्स है वो प्रॉपरली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट या इक्वली यूनिफॉर्मली लगेगा उसके ऊपर। लेकिन कहीं पर 5, कहीं पर 4, कहीं पर 3 बॉन्ड होने की वजह से, या कहीं पर 8-10 बॉन्ड होने की वजह से एक एक पोर्शन पे जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्स है या बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है? तो जो ये होते हैं आपके क्रिस्टल्स होते हैं, इनको बोला जाता है ट्रू सॉलिड। दे आर कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड्स। ये आपके ट्रू सॉलिड्स होते हैं। और ये जो होते हैं आपके, ये आपके स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एज स्यूडो सॉलिड। ESEUDO, स्यूडो सॉलिड्स। और इसका नाम होता है एक सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड। लास्ट पॉइंट जो आपको लिखना है इसमें, वो लिखिएगा, एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल इज द सिमेट्री। लिख लीजिएगा, दे आर सिमेट्रिकल। दे आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लिखिएगा। सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, कहीं से भी आप उसको काट लो, आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड है
या एलिमेंट्स हैं, सिमेट्रिकल, दे आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड लिखिएगा इसको। इसमें लिखिएगा दे आर अनसिमेट्रिकल। दे आर अनसिमेट्रिकल। ठीक है ना? ये लिखने के बाद में मुझे बताना लिख लिया। फिर लिख लिया। लिखा है यहाँ? Yes. अब देखो, अगर मैं बात करूं, चैप्टर का जो नाम है ना वो सेमीकंडक्टर, और क्लास 12th में जो इसको मेनली पढ़ते हैं ना, एक और नाम से पढ़ते हैं, सेमी कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले ना आप एक चीज को लिखिएगा, ऐसे करके मैं ना छोटे छोटे पॉइंट्स लिखाऊंगा, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल यानी कंडक्टर, मेटल्स कॉमन, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। कोई और भी चीज होती है मेटल के अलावा जो कंडक्टर का काम करती है? हम्म, केमिस्ट्री में पढ़ाई होगी आपने? Yes. क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स, वेरी गुड। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, सॉलिड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। एक चीज समझो यहाँ पर, इस पॉइंट के अंदर में दो प्रॉपर्टी होती हैं। एक होती है रेजिस्टिविटी, उसको आप दिखाते हैं रो से, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टिविटी के। कैसे दिखाते हैं कंडक्टिविटी को? सिग्मा से। तो ये दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे के कैसी हैं? रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब जब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो आपके मेटल्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी कैसी होती है या रेजिस्टिविटी कैसी होती है। तो मेटल्स की अगर मैं बात करूं, या दूसरे नंबर पर मैं बात करूंगा आपके सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे आपके इंसुलेटर की। तो जो आपके आयंस है ना, वो मेटल में आ जाएंगे। मेटल्स या आयंस लिख लीजिएगा।
इसमें एक साइड हम लिखेंगे रेजिस्टिविटी, एक साइड लिखेंगे कंडक्टिविटी। तो आप चाहो तो टेबल बना लेना ऐसे कर। ठीक है। अगर रेजिस्टिविटी की बात करूं मेटल की, तो इसका ना एक आपको रेंज लिखना है ऐसे। जो मेटल की रेजिस्टिविटी है उसकी एक रेंज लिखनी है, वो है 10⁻⁻² ओम मीटर से लेकर 10⁻⁻8 ओम मीटर। अब इसी चीज को अगर आप रेसिप्रोकल करोगे ना, तो वो बन जाएगी कंडक्टिविटी। तो सिग्मा क्या लिखोगे, 10⁻²। ओम मीटर का जो उल्टा होता है उसको क्या बोलते हैं? ये बेसिकली आपका मीटर का ना उल्टा सीमेन। सीमेन मीटर इनवर्स से लेकर 10⁻⁸ सीमेन मीटर इनवर्स। ओम का उल्टा सीमेन होता है, कंडक्टिविटी की यूनिट होती है, कंडक्टर की यूनिट, कंडक्टेंस की यूनिट होती है। ठीक है। आपको सिर्फ रेंज ना एक आइडिया के लिए रखनी है कि इसकी रेजिस्टिविटी कितने रेंज की होती है, कंडक्टिविटी इतनी होती है। अब अगर सेमीकंडक्टर की मैं बात करूँ, तो सेमीकंडक्टर बेसिकली किसके बने होते हैं? ये आपके मेटलॉइड्स के बने होते हैं। इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो है 10⁻⁻5 ओम मीटर से लेकर 10⁻6 ओम मीटर तक। ठीक है। -6। यहाँ पर हो जाएगा 10⁻5 सीमन मीटर इनवर्स से लेकर 10⁻6 सीमन मीटर मीटर इनवर्स। और इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, ऑलमोस्ट 10⁻11 ओम मीटर से लेकर अगर आप बात करें, तो यह आएगी 10⁻19 ओम मीटर तक। इतना ज्यादा रेजिस्ट करता है। तो कंडक्ट कितना करेगा? कंडक्ट की आप देख लो, -11 सीमन मीटर इनवर्स से लेकर 10⁻−19 सीमन मीटर इनवर्स। तो कितना होता है? ह्यूज डिफरेंस है, ये देख रहे हैं ना? यस। ये लिख रहे हैं इस साथ में। सर मैं बाद जी में सर। कॉपी करूँगा। अच्छा, 1 मिनट लगेगी यार, लिख लो साथ के साथ, लिख लोगे तो हो जाए। कुछ और कर सकते हो आप। ओके सर। अब ये मैंने एक रेंज लगाई है। ये रेंज आपकी वेरी भी कर सकती है। इसको बिल्कुल माथे की लकीर मत मान लेना, पत्थर की लकीर मत मान लेना कि यही रहेगी। ये थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है। इस रेंज से कम भी और इस रेंज से ऊपर भी निकल सकती है। लिख लो तो मुझे जल्दी बताना, ठीक है रेहान? फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जी आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। अब एक छोटी सी और हेडिंग है, इसका नाम है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो अगर हम टाइप की बात करें ना, तो इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के बारे में आप लिखिएगा।
These semiconductors are available in the natural form. These semiconductors are available in natural form. एलिमेंटल सेमीकंडक्टर की अगर मैं एग्जांपल लिखूँ ना, तो वो हमारा होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। एग्जांपल में सिलिकॉन, जिसको आप एस आई से दिखाते हैं, एंड जर्मेनियम which is denoted by G। ठीक है। उसके बाद एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के बाद आपके आते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ठीक है। ये कंपाउंडिंग सेमीकंडक्टर का क्या सीन है, इसमें जब आप एक और एक से ज्यादा में किसी चीज को प्योरिटी को मिला दो, तो वो बन जाएगा आपका कंपाउंड। तो लिखिएगा यहाँ पर, these semiconductors are formed by the mixing of या मिक्सिंग की जगह कंपाउंड ही ले लेना, मिक्सिंग ऑफ मेटल। इसकी अगर एग्जांपल लिखूं, ठीक है, मेटल के साथ जो है ना, ये एक तरीके के नहीं कई तरीके के बनते हैं। सबसे पहली चीज, एक आपके आते हैं इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। इन ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, अब ये आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक में कौन कौन से मेटल आते हैं, इनऑर्गेनिक में आपके कौन कौन से आते हैं। तो इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर में आप लिखने के बाद में सिर्फ उनके नाम लिख लीजिएगा, जैसे कि कैडमियम विद सल्फर पहला, दूसरा है गैलियम विद आर्सेनिक। ठीक है। एक है कैडमियम विद एस ई करके एक एलिमेंट होता है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। एक होता है आपका इंडियम प्लस फॉस्फोरस। ठीक है। ये जितने भी एलिमेंट मैंने आपको यहाँ पर ऐड किए हैं, दीज ऑल आर इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है। इससे आपका सिर्फ ना थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता रहेगा। अगर बात करें तो आपके ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो ये हमारे आएंगे एंथ्रासीन, डोप्ड, थैलोसाइनाइन। नाम ध्यान रखना बस इनके। एंथ्रा, अभी फॉर्म वॉर्म नहीं करना पड़ेगा, बस ऐसे आइडिया के लिए आप याद रखिएगा एंथ्रासीन। एक तो ये है, एक और है आपका डोप। इसमें आप मिक्सिंग करते हैं दो से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल के, कार्बन वगैरह। या फिर एक है थैलोसाइनाइड, CYANINES। ठीक है। ये लिख लो तो बताना मुझे, मतलब आपको ये नाम भी याद ना हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए हम लिख रहे हैं, क्योंकि हम अभी चैप्टर के बारे में समझ रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर के बारे में पता होना चाहिए किस किस तरह के सेमीकंडक्टर्स पाए जाते हैं। एक तो आपके प्योर होते हैं जिसे एलिमेंटल बोलते हैं, उसमें नॉर्मली मेटल ऑयल ही मिलाते हैं आप, और कुछ नहीं मिलाते।
अब अगर आपको उसकी प्रॉपर्टी इन्हांस्ड करनी है या डिप्लॉयड करनी है, तो उसमें आप कोई ना कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दो। अब वो जो इम्प्योरिटी है, अगर आपने इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी ऐड की है तो वो इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर हो जाएंगे। अगर आपने ऑर्गेनिक्स की है तो वो ऑर्गेनिक हो जाएंगे। एक आपके आते हैं इसके अलावा, ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर, लिखा ना ये। जी सर। जी। यहाँ लिखना, थर्ड टाइप आपकी वो है ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर्स। इसमें आपका आता है पॉली पाइरोल। पॉली पाइरोल। इसके अलावा पॉली एनिलीन। पॉली हाइड्रोक्सीन। ठीक है, यही है ETC। इनको लिख दीजिएगा। लिखना तो बताइएगा, लिख लिया। सर लिख लिया। देखो, ये जो दिख रहे हैं ना आपको पॉलीमर वाले, आज के टाइम में इनकी बहुत वैल्यू है। क्योंकि जितनी भी चीजें हैं ना, आप देखिएगा सारी की सारी पॉलीमर की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। पॉलीमर क्या होता है, आप बहुत छोटे छोटे चीजों को मिलाकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। उसकी जगह आप पॉलीमर का यूज कर लो। पॉलीमर हर एक जगह पर है। ये देखा है मटेरियल, इट इज मेड अप ऑफ पॉलीमर। और जो बुक पे हम लिखते हैं ना, उसके ऊपर एक कोटिंग हो रही होती है, उसमें पॉलीमर होता है। जो स्लीपर्स आप पहनते हैं वो पॉलीमर के बने होते हैं। तो ये हर जगह पर है। पॉलीमर के बिना लाइफ आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी। तो ये जो ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर्स है ना, ये भी पॉलीमर से बने हुए हैं। तो जितनी भी पीवीसी का नाम सुना आपने, पॉलीविनाइल, या पीबीसी का नाम सुना यस। होगा, जो प्लेट होती है। तो प्लेट भी, इलेक्ट्रॉनिक प्लेट जो होती है वो किसकी बनी होती है, पॉलीमर की बनी होती है। तो प्लेट भी बनी हुई है, कंडक्टर भी उसी के बन रहे हैं। और जो आपने बॉटल्स वगैरह देखे होंगे ना प्लास्टिक वाली, या कोई रैपर आता है, प्लास्टिक होती है। और प्लास्टिक इज वॉट, इट इज पॉलीमर। इसके बिना पॉसिबल नहीं है चीजें आज के टाइम में। तो मेटल भी अगर है ना, हर जगह मेटल आप लगा नहीं सकते, बहुत सारी जगह पर आपको पॉलीमर यूज करना पड़ता है। अब पॉलीमर ना एक चीज है, आपने देखा होगा उसमें दिक्कत क्या आती है कि वो ना वक्त के साथ डिग्रेड नहीं होता। और हमारा डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा रोल होता है कि हमें जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, एक बार कुछ यूज़ होगी, यूज़ होने के बाद में वो एनवायरनमेंट में रह जाएगी। तो हमें क्या काम करना है कि उसको डिग्रेड करना है। मतलब वो दोबारा से रिसाइकल इस तरीके से हो, नए सिरे से बन जाए। तो वो नहीं हो पाता, वो बचता है। वो चीज़ें बचती है ना, हम उसको एनवायरनमेंट में नहीं फेंक सकते। हम उसको यूज़ करते हैं कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे कि आपने टूथपेस्ट देखा होगा, टूथब्रश होता है, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पॉलीमर। जैकेट्स होती हैं, ड्रेसेस होते हैं, कपड़े होते हैं, वो सब उसी के बने होते हैं। ठीक है, ब्लेंडिंग करते हैं कहीं पर अगर नहीं यूज हो रहा, 10% 20% मिला देते हैं। जो कॉस्मेटिक्स के सामान होते हैं ना, पाउडर वगैरह या क्रीम होती है, या एक ना, देखा होगा, वाइट करके मतलब स्किन को ब्राइट कर देते हैं, ब्लीच होते हैं। तो इन सब के अंदर आप कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ पॉलीमर ऐड करता है। समझ रहे हैं मेरी बात? जी। जी सर।
तो हर एक जगह पर आप कहीं भी उठाओ ना कोई भी चीज, वहां जरूर होगा ये चीज। लेकिन सेमीकंडक्टर का चैप्टर है, तो इसमें भी पॉलीमर बहुत जरूरी है। अभी क्या केमिस्ट्री से उसको हटा रखा है, जो पॉलीमर आप पढ़ते हो इट इज रिमूव फ्रॉम द केमिस्ट्री। लेकिन पता नहीं क्यों हटा रखा है। लेकिन उसका ना आपको एटलीस्ट पता आना चाहिए। और अगर नहीं पढ़ा, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको आगे जाके पढ़ना पड़ेगा उसको। ठीक है। अब ना एक चीज देखो आप, वो तो क्लासिफिकेशन पे बात खत्म हो गई। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसकी मैं बात करता हूँ। किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे ना, तो मान लो ऐसे करके दिख रहा है। ऐसे मानो आपके पास मॉलिक्यूल, बॉन्ड, मॉलिक्यूल, बॉन्ड। इसके बीच में जो है ना, ये आपके सारे मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें ना दो तीन चीजें समझिएगा। स्ट्रक्चर इस तरीके का है, ये जो स्पेस है ना बीच में, इसको बोला जाता है लेटाइस। और आपने इसमें ऐड किया कोई भी मॉलिक्यूल या बेसिस, बेसिस। तो ये क्या करेगा मालूम है? ये अपना चार्ज इन सबको दे देगा, अब ये बन जाएगा तरीके। अगर एक चीज ऐड करने के बाद में, ऐड कैसे होगी, इन स्पेस में आ जाएगी ये चीज। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर इस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है। बस मुझे ये समझना है क्रिस्टल में क्या होता है। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज योर क्रिस्टल। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो समझनी है आपको। पहला पॉइंट है, वो है क्रिस्टल लेटाइस क्या होती है। क्रिस्टल लेटाइस बेसिकली वो ये स्पेस होती है। इस स्पेस के अंदर आपके छोटे एलिमेंट या छोटे मॉलिक्यूल या छोटे चार्ज वगैरह जो है वो आकर इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं क्रिस्टल लेटाइस। ठीक है। इट इज द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट स्पेस वेयर एटम और मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आर प्लेस्ड। एन एटम इज एक्चुअली क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर सॉलिड। ठीक है। बेसिस क्या होती है, बेसिस बेसिकली एटम या मॉलिक्यूल होते हैं अटैच्ड एवरी लैटिस पॉइंट इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बेसिस। मतलब ये जो दिख रहा है ना आपको, अगर आप इसको इसके ऊपर ले आएंगे तो ये हर एक में प्रॉपर्टी शो कर देगा, और ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका फॉर्म कर देगा दोबारा से। वैसे भी ये क्रिस्टल ही है, लेकिन ये अपनी प्रॉपर्टी दे देगा इस क्रिस्टल को। तो क्रिस्टल लैटिस समझ में आया। बेसिस क्या होता है, वो मॉलिक्यूल जो आप ऐड करते हो। ठीक है। जी। जी सर। इसकी अगर मैं शेप आपको दिखाऊं ना, कोई भी मॉलिक्यूल अगर आप उठाओगे तो शेप किस तरीके का दिखेगा। आपने एक मॉलिक्यूल को उठा के उसको ऐसे करके काट लिया,
तो ये आपने ऐसे करके काट लिया। इसी को बोलते हैं आप यूनिट सेल। यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या बताता है? ये स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, किस तरीके से यूनिट सेल के अंदर आपके मॉलिक्यूल्स अरेंज होंगे। मतलब मेरे पास कोई बड़ा मॉलिक्यूल था, उसको तो मैं स्टडी नहीं कर सकता, मैंने उसका एक पोर्शन निकाल लिया, उसको बोलते हैं यूनिट सेल। ठीक है ना? बनाएंगे वो पीछे वाला। जी सर, ये बनाना है डायग्राम। ये हम जो बना रहे हैं ये सब बना रहे हैं। जी। बना दिया। यस। सर क्रिस्टल लेटाइस की डेफिनेशन कितनी? क्या? क्रिस्टल लेटाइस की डेफिनेशन। नहीं, जरूरी नहीं क्रिस्टल टाइप की डेफिनेशन आपकी जरूरत नहीं। ये समझना, क्रिस्टल के बीच में जो खाली जगह होती है ना, जिसको आप पहले इंटरस्टिशियल स्पेस बोल रहे थे, अब आप उसको लेटाइस बोलोगे सिर्फ। देखो ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, ऐसा करके आपके पास स्ट्रक्चर है, उसमें यहाँ बॉन्ड्स है। वाइट वाले आपके मॉलिक्यूल्स या एटम या एलिमेंट्स हैं, और ये इनके बीच में बॉन्ड मैंने इससे डॉटेड से शो किया। तो हम क्या करते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। जो ये वाला एलिमेंट है, इस एलिमेंट की इधर की तरफ जो वेक्टर है और इधर की तरफ जो वेक्टर है, इनको नाम होता है, ये वाला होता है, बी वेक्टर ये होता है, और इन दोनों के बीच में बनता है एक एंगल जिसको आप फाई बोलते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ए बी और फाई, ये आपको स्ट्रक्चर बताती है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है। ठीक है? थोड़ा सा और डीपली अगर इसको समझना है, तो आप एक क्यूब बनाइए। अब इस क्यूब के अंदर आप ये देखो कि किस तरीके से आपके ये अरेंज्ड है। जैसे ये वाला पॉइंट है, एक डायरेक्शन इधर की तरफ जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो ये क्यूब ना आपका कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी थोड़ा सा और चिपटा हो सकता है, कभी थोड़ा सा इधर की तरफ हो सकता है। मतलब अभी तो मैंने क्यूब बनाया है, ये क्यूब बिल्कुल क्यूबिक दिख रहा है। ठीक है? तो क्यूबिक के लिए अगर आप देखोगे ना, इसके तीन वेक्टर्स आएंगे, इधर की तरफ जाने वाला ए वेक्टर, इधर की तरफ जाने वाला बी वेक्टर, इधर की तरफ जाने वाला सी वेक्टर। और तीसरी चीज है, यहाँ जो एंगल्स बनते हैं, वो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका ए और बी के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है अल्फा,
और ए और सी के बीच में जो बनता है वो होता है गामा। बी और सी के बीच में बनता है वो होता है बीटा। ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो स्ट्रक्चर आपने लिया है क्रिस्टल का, उसका जो यूनिट सेल लिया है, उस यूनिट सेल की ना आइडेंटिटी है, वो ये है कि जितना ए है उतना ही बी है और उतना ही सी है। तो ये, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों डायरेक्शन में ना उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है। एक तो ये, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों के तीनों 90 डिग्री है। तो इन दो चीजों के बेसिस पर आप पता है क्या बता सकते हो, आप बता सकते हो कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, क्यूबिक है। ऐसे ही करके अगर ये शेप थोड़ा सा और ऐसा हो जाए, मान लो आपका रहे क्यूबिक ही, लेकिन थोड़ा ये चपटा हो जाए। अब ऐसा स्ट्रक्चर, तो क्रिस्टल आपने उठाया उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो उसका कुछ और नाम होगा। तो ये जो नाम है ये डिपेंड करता है ए बी सी की वैल्यू पर और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पर। ठीक है। आ रही बात समझ। जी। तो देखो मैं आपको एक टेबल भेजूंगा इसके बाद, वो टेबल में ना साफ साफ लिखा होगा चीजों के बारे में। जैसे कि अगर मैं क्यूबिक की बात करूं, क्यूबिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें टोटल लटाइस यानी कि स्पेस कितनी होंगी, 3। ये याद करना है उसको। बीच की स्पेस कितनी है, 3। उसके बाद अगर साइड्स की बात की जाए तो ए बी सी बराबर होंगे। तीसरा, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ऐसे। और दूसरे नंबर पर आपका आएगा वो है टेट्रागोनल। नाम सुना है टेट्रागोनल का? ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। टेट्रागोनल में ना दो लटाइस होती हैं, मतलब स्पेसेस बीच में दो होती हैं। उसके अलावा आपका ए और बी तो बराबर होते हैं, लेकिन सी बराबर नहीं होता। और दूसरी बात, यहाँ पे ध्यान रखना, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा होगा 90। तो टेट्रागोनल देखा जाए ना तो थोड़ा थोड़ा क्यूबिक जैसा होगा आपका। अल्फा बी, ए और बी बराबर है, इसके 90 डिग्री का एंगल है। इसी तरीके से ना मैं आपको यहाँ पर तकरीबन 8-9 शेप भेजूंगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा उसमें। और ये देखो, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये आएगा सीधे कंपटीशन में। वो ए बी सी बोल देता है ऐसा करके, ये वाली कंडीशन दे देगा और ये वाली कंडीशन दे देगा। बोलेगा आपसे कि बताओ क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, या आपका ऑक्टाहेड्रल है, या मोनोक्लिनिक है, या ट्राइक्लिनिक है। ऐसे करके इसके कई सारे शेप्स हैं। तो वो बताने को, आइडेंटिफाई करने को बोलता है। तो वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप बना लीजिएगा। ठीक है। जो जी टेबल में सर। जो मैं टेबल आपको भेजूँ वो बना लीजिएगा। ठीक है। कल से हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एनर्जी बैंड्स के बारे में। ठीक है। यहाँ तक आपके सॉलिड स्ट्रक्चर के बारे में आपका इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने आपको बता दिया। बस एक टेबल है जिसकी मैं क्लास के बाद ही आपको डायग्राम भेजूँ, वो भेजूंगा, स्क्रीनशॉट भेजूंगा इसका। तो आप इसको बना लीजिएगा। कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप, मैं दोबारा ज्वाइन कर लूंगा। नो बताइए। सर। नो सर। मैं आपको ये फाइल ना खाना खाकर आकर भेज दूंगा, तब तक आप इसको नोट कर लीजिएगा, ओके। जो मैं भेज रहा हूँ अभी उसको।